Thank you, Bhuvanesh ji. Sri Vijaypal Singh Tomar, seconding the motion. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण को जो धन्यवाद के लिए जो प्रस्ताव माननीय भुवनेश काली जी ने प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ, उसका समर्थन मैं करता हूं। मान्यवर, कोरोना महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि ये वर्ष ऐसा रहा पूरे विश्व में महामारी का दौर रहा, उससे निपटने के लिए जिस तरह राज्यों का सहयोग लेकर और देश की जनता को विश्वास में लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए, विश्व भर में उसकी सराहना हो रही है। विश्व के न्यूनतम मृत्यु दर पर भारत में यहाँ 136 करोड़ लोगों की जान की चिंता की, वहीं विश्व के अन्य देशों को भी यहाँ से दवाएं भेजने का काम किया। यहाँ की मृत्यु दर प्रति लाख पर 112 रही। 48 घंटे के अंदर 2,76,000 लाख करोड़ का विशेष पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जारी किया, जिससे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति राशन देने का काम किया गया, जो 8 माह तक चला। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमिक चेन, स्पेशल श्रमिक रेल चलाने का काम किया गया और उनके लिए भी 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह राशन देने का काम किया गया। 14 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। मान्यवर, 6 राज्यों में श्रमिकों को जो वापस लौटे थे, गरीब कल्याण अभियान चलाकर 50 करोड़ मानदेय के बराबर रोजगार पैदा किया गया। महोदय, यही नहीं, हमारे वर्तमान सरकार ने लगभग 3 करोड़ विधवा दिव्यांगों को 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी और 4 करोड़ महिला और वृद्धों को जनधन खाते में 500 रुपए प्रति माह डाले। मई माह में जो विशेष आत्मनिर्भर भारत के नाम पे पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का, उसको बढ़ाकर 27.6 लाख करोड़ कर दिया गया, जिसके द्वारा रेडी पटरी वालों को भी 5,000 करोड़ का पैकेज रहा और 10-10 हजार रुपए देकर के उनको रुपए 1 साल किस्तों में वापस करने के लिए कहा। इसकी अतिरिक्त एमएसएमई की सहायता के लिए भी 3 लाख करोड़ सस्ते ब्याज की दरों पर 100% सरकारी गारंटी पर दिए। मान्यवर, विदेशों में फंसे 50 लाख भारतीयों को वंदे भारत अभियान के तहत भारत लाने का काम सरकार ने किया और 1 लाख जो भारत में विदेशों के थे उनको विदेशों में भेजने का काम किया, जिसकी तमाम विदेशों से तारीफ हो रही है। इसकी पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कार्य की प्रशंसा हो रही है। मानव, कोरोना वायरस से मुक्ति अभियान में भी विश्व में अग्रणी रोल भारत अदा कर रहा है। 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो कि भारत में निर्मित हैं, उनका टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। जिस तरह दवाएं करीब 150 देशों में भेजी, उसी तरह इन वैक्सीन को भी करीब 100 देशों में भेजने की और भी योजनाएं अपने यहाँ की चिंता करते हुए, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है, इसलिए यहाँ अपने 135 करोड़ लोगों की चिंता की जा रही है। वहीं विश्व के 600 करोड़ लोगों को भी हम जान बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हमारी सरकार, वर्तमान सरकार तत्पर है। ये गर्व की बात है। भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में देश को यहाँ यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने प्रशंसा की है, WHO ने प्रशंसा की है और सभी जगह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा हो रही है। यही नहीं, यहाँ की गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसकी सराहना की है कार्यों की। कोरोना के आने से पूर्व पीपीई किट, टेस्टिंग लैब, इन सब का भारी अभाव था, लेकिन इसके बाद करीब 2,400 टेस्टिंग लैब हैं और 12 लाख टेस्ट प्रतिदिन आज हो रहे हैं। और यही नहीं, पीपीई किट, मास्क हम और देशों को भी भेजने का काम कर रहे हैं। करीब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिला है, जिससे उन गरीबों के 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है, 30,000 करोड़ की बचत हुई है। इसी तरह 60,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लाखों मरीजों को सस्ती दवा, जो 100 रुपए की दवा वो 20 रुपए की मिलती है, इस तरह देने का काम किया गया है और ये हमारे 3,000 करोड़ की बचत हुई है। इससे जो गरीब लोगों की बचत है, मध्यम वर्गीय लोगों की बचत है, 7,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से दिया गया है। 2014 से साहब
ये हमारे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे जो अब बढ़कर 562 हो गए हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 22 रेंज एम्स को मंजूरी दी गई है। और चिकित्सा के क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा के लिए सीटें 50,000 की वृद्धि करने का काम भी किया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसानों की आय 22 तक दोगुनी करेंगे। और यही नहीं, हम विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने इस मन को समझा है कि किसान समृद्ध होगा तभी ये राष्ट्र समृद्ध होगा। और इसके लिए उन्होंने, और उसकी ये जानकारी के लिए, इस कोरोना के टाइम में भी जब सभी सेक्टर्स में आर्थिक विकास दर की वृद्धि निम्न स्तर पर आ रही थी, तब भी कृषि की आर्थिक विकास दर उच्चतम स्तर पर थी। ये इसका प्रमाण है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं सर कि यहां पर मान्य कृषि के क्षेत्र के विकास दर की वृद्धि उच्चतम स्तर पर रही। किसान जो इस, जब पुराना भी यदि हम इतिहास देखते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा भारत ही सबसे समृद्धशाली राष्ट्र था जब यहाँ के 80% लोग खेती करते थे। करीब करीब 1750 तक भी ये स्थिति रही, 25% योगदान विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का था। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तब तो ये कभी भी घट करके विश्व की, उस समय जब देश आजाद हुआ था तब करीब 75% लोग खेती में थे और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 51.8% था, कभी 52% था। लेकिन जब सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी तो 14% के करीब था और कभी भी 18% से ऊपर नहीं गया था आजादी के बाद। तो ये कारण क्या हुआ कि किसानों की हालत खराब क्यों हुई, किसान क्यों पैसा छोड़ के जाने लगे। 5 से 12 तक 3 करोड़ 70 लाख किसानों ने खेती क्यों छोड़ी? क्योंकि किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। किसानों की 50% से जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, भंडारण की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। और इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की। 25% अनाज करीब सड़के चला जाता। यहां जितना अनाज ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, जितना इंग्लैंड वाले खाते हैं, इतना हमारे यहां भंडारण के अभाव में सड़के चला जाता था। इसकी चिंता की कि हर खेत तक पानी पहुंचे, इसकी चिंता। अब ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि किसानों की आय भी बढ़ानी है और विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा रोजगार भी कृषि है। आज भी 45% रोजगार कृषि से मिलता है। इसको बढ़ा के 70% तक किया जा सकता है क्योंकि 2/3 जनता कहीं ना कहीं किसान से जुड़ी हुई है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यहां आज करीब 86% लघु और सीमांत किसान हैं और इनके पास बहुत कम जमीन है। 23% ऐसे हैं जिनके पास 150 घर से भी कम जमीन है। और विश्व में ही यदि हम देखते हैं कि विश्व में भारत का हिस्सेदारी इस खेती और जमीन की 18% है और पानी हमारे पास, आबादी हमारी 18% है, भूमि हमारे पास 2.4% है, पानी हमारे पास 4.2% है। कम भूमि और इस कम पानी में कैसे हम $5 ट्रिलियन पर इसको पहुंचाएंगे? चुनौती भरा काम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में उनकी नेतृत्व में सरकार ने कदम उठाए हैं, उससे बिल्कुल संभव है कि कृषि की आय भी बढ़ेगी और ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी होगी। क्योंकि जो लघु और सीमांत किसान हैं, कम जमीन में कैसे ज्यादा अब तक आमदनी हो, अभी तक कृषि उत्पादन पर जोर दिया जा रहा था। अब सरकार का कृषि उत्पादन के साथ जहां प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, वहीं एग्री बिजनेस भी बढ़े, इससे प्रोसेसिंग हो, इससे मार्केटिंग हो। इसके लिए सरकार कृतशील है। लघु और सीमांत किसानों के लिए सरकार ने पीछे 6 वर्ष में काफी कदम उठाए हैं। नील कोटेड यूरिया 100% किया है, इससे 6% लागत घटी है और 10% तक पैदावार बढ़ी है। इसी के साथ सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना दी है। कृषि सिंचाई योजना में भी
जहां 99 परियोजनाएं पेंडिंग थी, उनमें अधिकांश को पूरा करने का काम किया है। वहीं कृषि सिंचाई क्षेत्र में बजट बढ़ाने के साथ 40,000 करोड़ का कॉर्पस फंड नाबार्ड में स्थापित करने का काम किया है। मान्यवर फसल बीमा योजना 1.5 और 2% पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। किसान सम्मान निधि में 1,13,000 करोड़ अब तक किसानों के खाते में जा चुका है। 6,000 सालाना ये दिया जा रहा है। मान्यवर ई नाम से 1,000 मंडियों को जोड़ने का काम किया है। आगे भी 1,000 और मंडियों को जोड़ने की योजना है। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस जो मैंने अभी कहा 15 से 22% तक होते हैं। एक सर्वे के अनुसार 92,000 करोड़ रुपए सालाना इसमें किसानों का खराब हो रहा है। जो यदि इसको बचाया जा सकता, मीट आउट किया जा सकता, 92,000 करोड़ का फायदा किसानों को होगा। तो इसकी चिंता करने का काम, ताकि भंडारण की चिंता हो। मान्यवर, ये कृषि अनुसंधान सर्वे के अनुसार यहां कृषि उत्पाद यदि कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलता है तो किसान की हिस्सेदारी उसमें 23 रुपए है। 100 में से 77 रुपए बिचौलियों के हाथ में जाता है। और मान्यवर, मैं कोरोना के टाइम में व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं देहात से चला, एक खेत के पास गाड़ी में लौकी भरी थी, 10 रुपए की 3 किलो दी। गाजियाबाद एक्सटेंशन पे आकर पूछा 25 रुपए किलो। दिल्ली गोल मार्केट से मंगाई तो 30 रुपए किलो। तो वहां 3 रुपए किलो किसान दे रहा है और कंज्यूमर को 30 रुपए में मिल रही है, 27 रुपए बिचौलिए खा रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कि इस तरह यदि इन बिचौलियों को समाप्त करने के लिए इन कानूनों के द्वारा बिचौलियों को समाप्त करने का जो प्रयास किया गया है, जो नए कानून आए हैं, मैं मान्यवर इसके साथ ही वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन हमारे देश में करीब 7% है, जबकि ब्राजील है, यूएस है, फिलीपींस है, बहुत देश है जहां 70% से अधिक वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन के द्वारा किसानों की खेती बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन करना इन नए कानूनों के द्वारा संभव है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया 23% किसान ऐसे हैं जिनके पास तो 150 गज से भी कम जमीन है। 86% लघु सीमांत किसान है। ये किस तरह से एक किसान कम जमीन में ज्यादा इनकम करे, उसके लिए जरूरी है कि उसमें वैल्यू एडिशन हो। और वैल्यू एडिशन के लिए ये कानून बहुत सहायक हैं। क्यों? एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं सर। बुलंदशहर का एक किसान हल्दी पैदा करता है, उसको 8 रुपए 10 रुपए किलो कच्ची हल्दी जाती थी। जाकर देख सकते हैं, मैं देखा है। उसने उस कच्ची हल्दी को सुखाकर पाउडर बनाया। 5 किलो कच्ची हल्दी का 1 किलो पाउडर बना और 1 किलो पाउडर को उन्होंने पैकिंग किया, ब्रांडिंग किया और ब्रांडिंग करने के बाद वो बाजार में 300 रुपए किलो गई। 6 गुना वृद्धि। अब वो और किसानों से कह रहा है हल्दी पैदा करो, उनकी जमीन ले रहा है। अब वो 10 है, 15 रुपए किलो मैं लूंगा। 15 रुपए किलो लेके भी 75 रुपए में 1 किलो हल्दी बनती है कच्ची, और उसके 300 रुपए बन जाते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन के बिना, क्योंकि अब तक जो प्रोडक्शन पर जोर था, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ानी है। प्रॉफिट कैसे बढ़े, लाभकारी कैसे हो, तो ये आवश्यक है। दूसरा सर मैं एक और बताना चाहता हूं कि ये हमारे कोविड के समय फूलों की खेती वालों का बड़ा नुकसान हो रहा था। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा था और मिलकर भी कहा, आग्रह किया था। एक किसान मुझसे मिला, मैं जिस क्षेत्र से एमएलए रहा था वहां फूलों की अच्छी खेती होती है, गेंदे के फूलों की। उसने मुझसे कहा मुझे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मैं कहा क्यों? क्योंकि मैंने गेंदे के फूल से इत्र भी निकाला है और तेल भी निकाला है, क्योंकि प्रोसेसिंग किया है, तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। मान्यवर, तो जो डाइवर्सिफिकेशन है, वैल्यू एडिशन है, डाइवर्सिफिकेशन भी, जैसे बीज है, कम जमीन में नर्सरी तैयार की जा सकती है, बीज तैयार किया जा सकता है। मैं माननीय मोदी जी को, माननीय अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अभी भी इन्होंने एक बनारस के किसान चंद्रशेखर को, जिसको मैंने देखा है वो सीड पैदा करता है, उसको पद्मश्री दिया है। बुलंदशहर के किसानों को जो हल्दी करता है उसको पद्मश्री मिला है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। तो ये वहां पर वो, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं लगता, जमीन की आवश्यकता नहीं है,
नर्सरी में एक आम्रपाली आम का पौधा 100 रुपए का जाता है, तो तैयार किए जा सकते हैं, नर्सरी तैयार की जा सकती है, पपीते की जा सकती है, आम की जा सकती है, अन्य उनकी भी की जा सकती है। और इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, सर्पगंधा है, गिलोय है, सारे के सारे इस कोविड के पीरियड में जितनी मांग बढ़ी है उसके लिए भी बढ़ावा देने के लिए अलग से 4000 करोड़ अभी इस आत्मनिर्भर भारत में दिया गया है। पेरिसेबल उत्पाद हैं, टमाटर है, आलू है, आंवला है। आंवला 10 रुपए किलो कभी कभी मिलता है, टमाटर को कभी कभी किसान गिर देते हैं। इन कानूनों के आने के बाद जब प्रोसेसिंग होगा, भंडारण की व्यवस्था होगी, इसकी बचत होगी। मान्यवर आलू चिप्स का प्लांट हमारे परीक्षित ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ने लगाया 8 साल पहले। जब 3 रुपए किलो आलू बाजार में था, तो जिन किसानों को आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो विरोध करे, मैं उनको बताना चाहता हूं, मोहकमपुर में जाकर देख ले, जिन किसानों को जब 3 रुपए किलो आलू था, जिनसे उन्होंने मौखिक कॉन्ट्रैक्ट किया था, बीज बिजाई कर रहे थे आलू की, उनको 28 रुपए किलो उस समय दे रहा था। अब उसने 30 रुपए किलो का कॉन्ट्रैक्ट रखा है। तो किस तरह से किसानों को उसने बचाने का प्रोसेसिंग के, क्योंकि हम आलू बेचते हैं बहुत सस्ता जाता है, आंवला दे तो खेत पर 10 रुपए किलो आएगा, कैंडी बना दो तो 250 रुपए किलो आएगी। तो प्रोसेसिंग की और साथ साथ मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, मधुमक्खी पालन, जो मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन, मधुमक्खी पालन के लिए भी वो सरकार ने बढ़ावा देने का काम किया है। 4000 का एक डिब्बा आता है, एक डिब्बा रखो तो वो 1 साल में अपनी कीमत वापस दे देता है। कोई जमीन नहीं गिरती, डॉले पर रखा जाता है, वो तो बेड पर रखा जाता है। और विशेष बात यह है, क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा जहां रखा जाता है उन खेतों में 11% तक जो सर्वे हुआ है पैदावार बढ़ जाती है। इसके साथ पशुपालन में भी अभी जब आत्मनिर्भर भारत के लिए था 15,000 करोड़ का विशेष एक पैकेज देने का काम किया है। एक गाय 1 एकड़ के बराबर पैदा दे सकती है। गांव में दूध 23 रुपए किलो मिल रहा है, शहर में आने के बाद वही 60 रुपए किलो है। तो क्या प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते? वहां नहीं हो सकती? इन कानूनों के द्वारा अब ये सब काम छोटी जोत वाले किसान हैं। मैंने बताया कि 86% लघु सीमांत किसान है, 23% ऐसे हैं जिन 150 की जमीन है, वो एक गाय रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके लिए, लेकिन ये एक समूह बना के काम करते हैं, जिसके लिए सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का काम किया है। और ये उससे, क्योंकि वहां सारा नाबार्ड उनको ट्रेनिंग देगा, उनको अनुदान दिया जाएगा, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, पैकिंग की जाएगी, भंडारण की वही व्यवस्था होगी, प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी, और एपीडा के द्वारा उनकी मदद करके एक्सपोर्ट करने तक की व्यवस्था होगी। तो इससे 1 से 2 गुनी नहीं 6 गुनी कीमत किसान को मिल सकती है इन कानूनों के आने के बाद। मान्यवर, मैं मत्स्य पालन की बात करना, मत्स्य पालन में भी